दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। इस वीडियो में मेरे द्वारा बोली जाने वाली कुछ बातें और इस वीडियो में दिखाए गए कुछ दृश्य आपके लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को अपने डिस्क्रिशन पर ही देखें। दोस्तों, कई बार किसी छोटी सी चीज का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने आज के वीडियो में हम लोग एक हलाल के कॉन्सेप्ट के बारे में, हलाल इकॉनमी के बारे में समझने जा रहे हैं। ये आखिर अभी चर्चा में क्यों है? ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अपने महत्वपूर्ण फैसले में इस बात की घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेट वाले कोई भी प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल, परचेज, इन सभी चीजों के ऊपर में बैन लगाया जा रहा है। देखिए, जैसे ही हमारे सामने हलाल शब्द आता है तो कई सारे लोग हलाल शब्द सुनकर उनके मन में सिर्फ एक ही चीज आती है, ये हलाल मीट की बात हो रही है। कई बार आपने न्यूज़ में हलाल मीट और झटका मीट के बारे में सुना होगा। अब ये हलाल मीट और झटका मीट क्या होता है ये हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन एक बात समझिए, ये जो हलाल शब्द है ये सिर्फ और सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स पे, फूड आइटम्स पर ही नहीं लगता, बल्कि बहुत सारी चीज़ों पर लगता है। अब देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पर फूड आइटम, मेडिसिन, कॉस्मेटिक, इन सभी चीज़ों पर लगता है। तो देखिए, और भी कुछ फूड आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स एंड एडिटिव्स जो कि खाने में डाले जाते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक, एनिमल को खिलाने वाला चारा, एनिमल फीड, ड्रग्स एंड वैक्सीन्स, इस्लामिक फाइनेंस, फार्मास्यूटिकल्स, लॉजिस्टिक्स, ये सब कुछ हलाल या हराम हो सकता है। देखिए, यहाँ पर बताया गया ये जो हलाल शब्द है, हलाल सर्टिफिकेशन है, इसको हमको ठीक ढंग से समझना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ एक और क्वेश्चन सामने आता है, वो ये हलाल इकॉनमी है क्या? हलाल प्रोडक्ट्स और ये इतनी सारी चीज़ों के ऊपर में हलाल कैसे लग रहा है? और फिर उत्तर प्रदेश सरकार को इससे प्रॉब्लम क्या थी? क्यों बंद किया गया? क्यों बैन किया गया? सबसे पहले इसके शाब्दिक अर्थ पर जाते हैं। हलाल का मतलब वो चीज़ जो कि परमिटेड हो, जो अलाउ हो। हराम का मतलब वो चीज़ें जिसको परमिशन ना मिली हो, जो परमिटेड नहीं है, जो फॉरबिडन है, जिसको मना किया गया है। इस शब्द की शुरुआत बेशक कुछ फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर लागू की गई थी। कई सारे इस्लामिक ग्रंथों में, उनके टेक्स्ट में आपको मिलेगा वर्णन कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम लोग हराम कह सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको हम लोग हलाल कह सकते हैं। मतलब कौन सी परमिसिबल फूड आइटम्स हैं और कौन से फॉरबिडन फूड आइटम्स हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये एक इस्लामिक स्टडीज़ की वेबसाइट है, यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ें हराम मानी गई हैं या फॉरबिडन है, उनकी एक लिस्ट दी हुई है। कोई भी फूड प्रोडक्ट जिसके अंदर में अल्कोहलिक ड्रिंक्स शामिल हो, जिसमें इंटॉक्सिकेंट्स शामिल हो, ये ऐसी कोई भी चीज, कोई भी ऐसा ड्रग जो कि आपको हेल्यूसिनेट कर सकता हो, हेल्यूजेनिक ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट जिसके अंदर में ब्लड या ब्लड के बाई प्रोडक्ट्स यूज किए गए हों, वो। फिर उसके बाद कुछ लिस्ट ऑफ नॉन परमिसिबल एनिमल्स हैं। फिर नॉन परमिसिबल एनिमल्स कौन से हैं ये भी हम लोग देखेंगे। इनमें एक तो आप जानते हैं कि पोर्क आता है, मतलब पिग। इसके अलावा कैमल होते हैं। इसके अलावा कई सारे कार्निवोरस एनिमल्स हैं, वो सभी। इसके अलावा देखिए, अगर कोई परमिसिबल एनिमल है लेकिन अगर उसको प्रॉपर स्लॉटरिंग मेथड से नहीं काटा गया है, स्लॉटर इस्लामिक रूल्स के हिसाब से उसकी स्लॉटरिंग नहीं की गई है, तो वो भी हराम फूड के अंतर्गत आएगा। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि कुछ विजुअल्स आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसमें देखिए, जो स्लॉटरिंग प्रैक्टिस की मैं बात कर रहा था वो क्या होती है। इसमें जैसे अभी आपने देखा कि ब्लड प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी अलाउ नहीं होते हैं। तो जब ये किसी एनिमल की स्लॉटरिंग करते हैं तो उसमें एक बात का ख्याल रखा जाता है कि बिल्कुल भी उसके अंदर में ब्लड ना रहे या कम से कम हो। तो ब्लड को निकल जाने के लिए क्या करते हैं, दो चीजें इसमें शामिल होती हैं। पहली चीज, जिस एनिमल की स्लॉटरिंग की जानी है वो स्लॉटर के समय जीवित हो और हेल्दी हो। दूसरी चीज, उसकी जब स्लॉटरिंग करते हैं तो यहां पर एक वेन है जो कि ब्रेन तक ब्लड की सप्लाई करती है, उसको बोलते हैं जगलर वेन। इस जगलर वेन को वो काटते हैं, जिससे क्या होता है, सारा का सारा ब्लड यहां से ड्रेन आउट हो जाता है और ब्लड के ड्रेन आउट हो जाने के कारण इस जीव की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद बाकी के स्लॉटरिंग प्रोसेस को आगे चलकर कंप्लीट किया जाता है। इस तरीके से स्लॉटर किए गए एनिमल को ही हलाल स्लॉटर एनिमल कहा जाता है। अब देखिए, इसके अंतर्गत कौन कौन से एनिमल्स को बैन किया गया है, किनको हराम माना जाता है, उनकी लिस्ट है यहाँ पर। इसके अलावा देखिए, उनका एक ग्रंथ है जिसे हम लोग सही बुखारी बोलते हैं। इस सही बुखारी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि ऐसा कोई भी जीव जिसके अंदर फैंग्स हो, उनको खाना हराम माना गया है।
इसके अलावा देखिए एक और बात लिखी हुई है कि ऐसा कोई भी जानवर जिसके अंदर स्लॉटर करते समय ब्लड निकल गया हो उसे आप खा चुके हैं, लेकिन एक और बात का ध्यान रखना होगा कि उसको स्लॉटर करते समय अल्लाह का नाम लिया गया हो और कुछ कुरानिक वर्सेज, इस्लामिक वर्सेज को रिसाइट किया गया हो। देखिए यहां पर जो लिखी हुई बात है ये एक इंटरप्रिटेशन का भी मैटर है। आप देखेंगे कि ऐसी ही कुछ सिमिलर चीजें वेदों में भी लिखी हुई हैं, वहां पर भी लिखा हुआ है कि जब भी आप कोई चीज को कंज्यूम करें तो कंज्यूम करने के पहले, कोई भी चीज के कंज्यूम करने की बात कर रहा हूं, कोई भी चीज अगर आप कंज्यूम करें, खाएं, तो उसके पहले आप ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करें, आप एक ग्रेटिट्यूड नेचर के प्रति एक्सप्रेस करें। ऐसी कुछ बातें लिखी हुई हैं। अब इसको अगर ऐसा समझा जाए कि स्पेसिफिकली कुरान से ही कोई वर्ड्स बोली जाए तब की बात अलग है। इसके अलावा देखिए इसी ग्रंथ सही बुखारी में एक और बात लिखी हुई है, and do not eat of that upon which the name of Allah has not been mentioned or indeed it is grave disobedience। ऐसी कोई चीज नहीं खानी है जिसके ऊपर में ईश्वर का नाम, अल्लाह का नाम ना लिखा हुआ हो। अब देखिए ये भी एक इंटरप्रिटेशन का मैटर है। अगर आप इसको समझें तो शायद यहां पर कुछ इस तरीके का एक मैसेज लिखा हुआ है कि आप कोई ऐसी चीज ना खाएं जो कि नेचर ने नहीं प्रोड्यूस की है। कई बार आज देखते हैं हम लोग आर्टिफिशियल फूड खा रहे हैं, लेबोरेटरी में बना हुआ फूड खा रहे हैं, और ऐसे केमिकल फूड को कंज्यूम करने के कारण अनेकों तरीके की बीमारियां हो रही हैं, कैंसर बढ़ रहा है। तो हो सकता है यहां पर ऐसी ही किसी बात की तरफ इशारा किया गया हो, लेकिन इसको लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर लिया है। और आज आप देखेंगे कि इस प्रकार की लिखी हुई चीजों का कैसे माहौल उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। लोग जाते हैं और बाजार से एक जीप खरीद कर लेकर आते हैं, उसके ऊपर पेन से, स्याही से वो अल्लाह लिख देते हैं और उसके बाद उसका स्लॉटर करके उसको कंज्यूम किया जाता है। मुझे लगता है कि ये कुछ और नहीं, इलिटरेसी की लिमिट ही है। ये तो हुई बात फूड प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा बहुत सारे इस्लामिक लॉज हैं जो कि कई सारी चीजों को, कई सारे कार्यों को परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं, और कई सारी चीजों को वो बैन लगाते हैं, उनको फॉरबिट करते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसे इस्लामिक रूल्स को फॉलो करते हुए बनाया गया है तो वो होगा हलाल, और अगर वो इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया गया ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल, तो उसको बोला जाएगा हराम प्रोडक्ट। देखिए कौन कौन सी एक्टिविटीज इस्लाम के अनुसार वो जायज हैं, वो अलाउ हैं। काफी सारी चीजें हैं और काफी ऐसी चीजें हैं जिनको कि फॉरबिट किया गया है, जैसे कि अल्कोहल का कंजम्पशन, पोर्क का कंजम्पशन। इसके अलावा असरी, असरी का मतलब क्या होता है? असरी का मतलब होता है जहां पर भी ब्याज लिया गया हो या दिया गया हो, इंटरेस्ट का किसी प्रकार का कोई कारोबार नहीं होना चाहिए, उस पूरे एंटायर प्रोसेस में कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसके अलावा गैम्बलिंग, गैम्बलिंग अलाउ नहीं है। एनक्रोचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, अगर किसी और की प्रॉपर्टी है उस पर जबरन कब्जा करके अगर मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री बनाई गई है और उसमें प्रोडक्शन हो रहा है तो वो भी हराम प्रोडक्ट माना जाएगा। इसके अलावा देखिए अगर प्रीमैरिटल रिलेशनशिप्स होती हैं उनको भी इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हराम मानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इनसे क्या होगा, इन एक्टिविटीज को इन्वॉल्व कर देने से रेंज ऑफ प्रोडक्ट काफी बड़े हो गए। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो कि फूड प्रोडक्ट हो सकता है और फूड के कंजम्पशन को लेकर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर उनको नहीं फॉलो किया गया है तो हराम फूड प्रोडक्ट हो गया। अगर कोई प्रोडक्ट को बनाते समय असरी का मतलब इंटरेस्ट का लेन देन की गई है तो वो हराम हो गया। अगर उसमें गैम्बलिंग कहीं इन्वॉल्व है तो हराम हो गया। किसी की एनक्रोज्ड प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन किया गया है तो वो हराम हो गया। इसका मतलब आप देख रहे हैं एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट तैयार हुआ है जो कि हराम की कैटेगरी में आ सकते हैं और एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे जो कि हलाल की कैटेगरी में आएंगे। अब एक बात समझिएगा, ये सारी चीजें तो निकल करके आ गई। अब कोई व्यक्ति जो कि इस्लाम को फॉलो करता है उसके लिए अब मैंडेटरी है कि वो हराम प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करेगा, हलाल प्रोडक्ट्स को ही कंज्यूम करेगा। अब किसी व्यक्ति को, कोई जो इस्लाम को फॉलो करता है, उसको पता कैसे चलेगा कि ये प्रोडक्ट हलाल प्रोडक्ट है या हराम प्रोडक्ट है? तो उसके लिए आवश्यकता पड़ती है सर्टिफिकेशन की। कुछ एक ऐसी एजेंसीज होंगी जो कि इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानती होंगी और उनके अनुसार वो किसी भी प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट प्रदान करेंगी। उसकी वो पूरी जांच पड़ताल करेंगी कि कोई ऐसा उसमें रॉ मटेरियल, कोई इंग्रेडिएंट तो नहीं डाला गया है जो कि इस्लामिक लॉस के हिसाब से हराम है। यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट का मामला तो नहीं है, कोई असरी का मामला तो नहीं है, कोई गैम्बलिंग का मामला तो नहीं है, क्यों कोई प्री मैरिटल रिलेशनशिप का तो मामला नहीं है। इससे तमाम चीजों को उसमें इवेलुएट किया जाता है और फिर हराम और या हलाल सर्टिफिकेशन प्रदान किए जाते हैं। अब सोचिए जो भी ये सर्टिफिकेट प्रदान करेगा वो इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस में वेल वर्स्ड होना चाहिए। जो भी इसको कंज्यूम करेगा उसका बिलीफ इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस में होना चाहिए। तो दुनिया में जितने भी इस्लामिक देश हैं
दुनिया में लगभग 56 देश हैं जहां पर की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस्लाम को मानने वाली है। अब ऐसे देशों में हलाल प्रोडक्ट्स की डिमांड धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है और दुनिया में 150 करोड़ से ज्यादा, लगभग 200 करोड़ के आसपास इस्लाम को मानने वाली पॉपुलेशन है। अब उनके बीच में ये हलाल प्रोडक्ट्स काफी लोकप्रिय हो रहा है। कोई भी कंपनी, यहाँ तक कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज भी जैसे कि डोमिनोज, केलॉग्स, वाडीलाल आइसक्रीम और बहुत सारी कंपनियां, ये सभी अब अपने प्रोडक्ट में हलाल सर्टिफिकेशन का इस्तेमाल कर रही है जिससे कि वो मिडिल ईस्ट में और अन्य इस्लामिक कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को बेच सके। इसी ने आपने पिछले कुछ वर्षों में एक चीज देखा होगा, एक ट्रेंड चला कि कई सारे प्रोडक्ट जब आप मार्केट से खरीद कर लेकर आते हैं तो आप देखते हैं उसके ऊपर में हलाल सर्टिफाइड लिखा रहता है, उसमें अरेबिक में भी चीजें लिखी रहती हैं। क्योंकि कंपनीज, मान लीजिए कि अगर आप हल्दीराम की कोई नमकीन खरीद के लेकर आ रहे हैं, हल्दीराम का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीद के लेकर आ रहे हैं, उस पर हलाल सर्टिफिकेट लिखा रहता है, अरेबिक में लिखा रहता है, क्योंकि यही प्रोडक्ट ये लोग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक ही पैकेजिंग होती है, जो वो डोमेस्टिक मार्केट में बेचेंगे और वो जो इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे वो एक ही पैकेजिंग से काम चला लेते हैं। तो इंडिया में भी वो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वहां पर भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए, मिडिल ईस्टर्न मार्केट के लिए तो जरूरी है, इंडिया के लिए खास जरूरी नहीं है। इसके अलावा देखिए, इंडिया में बेचने में एक और प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कई सारे लोग इस हलाल के कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है। उनको जहां हलाल सर्टिफाइड लिखा हुआ मिलता है तो उनको लगता है कि ये इस्लामिक लॉज के हिसाब से बनाया गया है, इसके अंदर में कोई नॉन वेजिटेरियन आइटम तो नहीं पड़ा हुआ है। उनको लगता है कि वो नमकीन भी खा रहे हैं, कोई ऊपर हरे रंग का अगर उसमें जो मार्क होता है जो वेजिटेरियन दिखाता है उसमें भी अगर हलाल सर्टिफिकेशन लग गया, इसका मतलब उनको लगता है कि कोई इसमें नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम तो नहीं डाल दिया गया, इसमें चिकन, मटन, ऐसी कोई चीज तो नहीं डाल दी गई। तो हलाल सुन के वो डर जाते हैं और फिर कंजम्पशन से वो परहेज करते हैं। एक ये प्रॉब्लम आ रही थी। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इस सर्टिफिकेशन प्रदान कौन करेगा? कौन सी ऐसी सर्टिफाइड एजेंसी है जिसको कि गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है कि आप हलाल सर्टिफिकेट दे सकते हैं? ऐसी कोई एजेंसी नहीं है। कई सारी एजेंसीज पैरेलली अपने आप को ऐसा मानने लगी हैं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, सेल्फ डिक्लेयर्ड, कि हम ऐसी एजेंसी हैं जिसको हमको सारे इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है और हम हलाल सर्टिफिकेशन दे सकते हैं। कोई दूसरी एजेंसी खड़ी होती है, वो बोलती है हम दे सकते हैं। अब ऐसे इसमें क्या होता है, कई बार चीटिंग भी होती है। कोई कंपनी के पास में एक एजेंसी पहुंचती है और उनको हलाल सर्टिफिकेशन देने के नाम पर लूट लेती है, ठगी करती है, उनसे खूब मोटी फीस वसूल लेती है। कभी दूसरी एजेंसी आती है, वो फीस वसूल लेती है। तो इन 2-3 प्रॉब्लम्स के कारण कि ये जो मोटी फीस वसूलने वाला मैटर है, इसमें जो इलीगल, अनऑथराइज्ड हलाल सर्टिफिकेशन प्रदान करने वाले एजेंसीज खड़ी हो गई हैं, और फिर लोगों के बीच में, कंज्यूमर्स के बीच में जो कंफ्यूजन फैल रहा है, जिसके कारण वो हलाल सर्टिफिकेट वाला प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करना चाहते, इन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी डिसीजन लिया कि वो हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स को उत्तर प्रदेश के अंदर से बैन कर रहे हैं। ये देखिए, ये रहा उत्तर प्रदेश सरकार का वो ऑफिशियल ट्वीट जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी। शुरुआत में उन्होंने सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स के बारे में ही बात की थी, लेकिन आगे चल करके जब और फर्दर सर्कुलर आया तो उसमें उन्होंने एरे ऑफ प्रोडक्ट्स को बढ़ा दिया, बहुत बड़ा कर दिया, और उसमें हर वो प्रोडक्ट जिसको हलाल सर्टिफिकेशन मिलता है उन सभी के ऊपर में बैन लगा दिया गया। अभी ऐसा ही कुछ सुप्रीम कोर्ट में इसके पहले भी हुआ था कि कुछ लोगों ने हलाल फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर में बैन लगाने की एक डिमांड की थी। उस पिटीशन को, उस डिमांड को सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने कहा कि कोर्ट का काम नहीं है ये डिसाइड करना कि कौन वेजिटेरियन रहे, कौन ना रहे, कौन झटका मीट खाए, कौन हलाल मीट खाए। ऐसी कुछ बातें सुप्रीम कोर्ट ने अभी कही। देखिए, जब हम लोग हलाल की बात कर रहे हैं तो इसी के साथ में हम लोगों को कोशर के बारे में भी बात करनी चाहिए। आपको जानना चाहिए कि कोशर क्या होता है। जैसे इस्लामिक लॉज के हिसाब से जो चीजें कंज्यूम करने लायक हैं, जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने लायक हैं, उनको हम लोग हलाल बोलते हैं। उसी प्रकार से जेविश लॉज, यूज लोगों के लॉज के हिसाब से जो चीजें कंज्यूम करने योग्य हैं उन्हें हम कोशर बोलते हैं, जो परमिटेड हैं। और जैसे इस्लामिक लॉज के हिसाब से जो चीजें फॉरबिडन होती हैं उसे हम हराम बोलते हैं। उसी तरीके से जेविश लॉज के हिसाब से जो चीजें फॉरबिडन है हम उन्हें ट्राइफ बोलते हैं। तो ट्राइफ और कोशर, देखिए इसके अंदर में क्या चीजें, काफी आपको सिमिलैरिटी मिलेगी हलाल और कोशर में, बस 1-2 चीजों को छोड़कर। जैसे कि कंप्लीटली वहां पर अल्कोहल बैन है, यहां पर कोशर में एक वाइन और ग्रेप जूस जो कि जेविश सुपरविजन के अंदर में बना है वो अलाउ है। बाकी किसी भी प्रकार की कोई और मदिरा जो कि जेविश सुपरविजन में ना बनी हो वो सब फॉरबिडन है। जेविश लॉज के हिसाब से एक चीज का बहुत खास ख्याल रखा जाता है, वो ये
कि किसी भी प्रकार का नॉन वेजिटेरियन फूड डेयरी फूड के साथ में कंज्यूम ना किया जाए, साथ में ना कंज्यूम किया जाए। उन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। अलग अलग तरीके के जेविश लॉज हैं, कहीं पर 1 घंटा, कहीं पर 6 घंटा, इतना गैप इसमें रहना चाहिए। यहां तक कि डेयरी फूड को बनाने वाले बर्तन और नॉन वेजिटेरियन फूड को बनाने वाले बर्तन भी आपस में मिलने नहीं चाहिए। इस प्रकार का स्ट्रिक्ट रूल ये जेविश लोग फॉलो करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहां पर थ्राइव कर रही है, जो कि यहां से सामान बना करके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भी बेचती है। अब वहां पर तो लोग, हलाल सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो वो कंज्यूम ही नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या इंडिया से होने वाले एक्सपोर्ट्स वो बंद हो जाएंगे? हमको फॉरेन एक्सचेंज कैसे मिलेगा? इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के इस डिसीजन को देखना चाहिए कि उन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि एक्सपोर्ट होने के लिए बनाए गए हैं, उनको इस बैन से एग्जेम्प्ट किया है। उन्होंने कहा कि कोई प्रोडक्ट अगर आप उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं और आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप हलाल सर्टिफिकेशन लीजिए या ना लीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है, आप ले सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको बेचना है तो यहां पर किसी प्रकार का कोई हलाल सर्टिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। देखिए, हलाल सर्टिफिकेशन, इन सब चीजों को लेकर के ये अचानक इधर पिछले कुछ सालों में इतनी लोकप्रियता क्यों बढ़ी है, इतनी दिलचस्पी लोग क्यों दिखा रहे हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी इकॉनमी। अब आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पहले ये जो सर्टिफिकेट था, ये सिर्फ फूड आइटम्स तक सीमित था। उनको ही कहा जाता था कि ये हलाल फूड है, ये हराम फूड है। बाद में इसका एम्बिट बढ़ता गया और आज इतने सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर में शामिल हो गए। आखिर इसका मसला क्या है? मसला ये है कि हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए किस बात की आवश्यकता होती है कि इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को कोई जानता हो। इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशंस को कौन जानेगा? कोई एक इस्लाम को मानने वाला ही कोई व्यक्ति। इसके अलावा प्रोडक्ट्स को बनाते समय यहां पर कहते हैं कि कुरान की कुछ वर्सेस को रिसाइट किया जाएगा। ये कुरान की वर्सेस कौन रिसाइट कर सकता है? कोई एक ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम को फॉलो करता हो। और ऐसा नहीं कि आप इस्लाम को नहीं फॉलो करते हैं तो आप कुरान की वर्सेस को पढ़ करके वहां पर आप कर दें और हलाल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। नहीं, आपको उसके लिए बाकायदा ऑफिशियली इस्लाम फॉलो करना होगा, तभी आप इस्लामिक वर्सेस को, कुरानिक वर्सेस को रिसाइट कर सकते हैं। तो हो क्या रहा है इन सबसे? अल्टीमेटली एक इस्लामिक इकॉनमी बहुत बड़ी सी क्रिएट हो रही है, और इस इकॉनमी से जो भी रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, इसको वापस से इसके डेवलपमेंट में लगाया जाता है। और इन सभी एक्टिविटीज से एक सर्कुलर इकॉनमी, एक बहुत बड़ी पैरेलल इस्लामिक इकॉनमी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, मैटर सिर्फ किसी रिलीजियस सेंटिमेंट का नहीं है। इस रिलीजियस सेंटिमेंट का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ी इकॉनमी क्रिएट की जा रही है। आई होप कि ये मुद्दा आपको ठीक ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपको कोई कंफ्यूजन है और आप चाहते हैं कि मैं उसको भी क्लियर करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे सूचित कर सकते हैं। मैं उस विषय पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूं।